हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने एसे राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 13 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 14 है। अपने इस पार्ट 14 में आज हम यूपीएससी 2020 में आए एसे को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा एसे है सरलता चरम परिष्करण है। काफ़ी अच्छे से हम इसको डिस्कस करेंगे और इसको डिस्कस करने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि वास्तव में इस एसे को हमें किस तरीके से लिखना चाहिए था, किन किन बिंदुओं को ऐड करना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है एसे राइटिंग का 13 जून 2021। आज हम अपने इस रविवार वाले दिन हमेशा कोई ना कोई एक एसे को डिस्कस करते हैं। तो आज उसी दिशा में ये हमारा पहला एसे है, सरलता चरम परिष्करण है। काफ़ी अच्छा एसे है। सिंपलिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, इंग्लिश में इसका मतलब होता है। हालांकि आपको इंग्लिश ज़रूरत ही नहीं है, बट अगर आपको सोफिस्टिकेशन का मतलब पता होता है तो आप परिष्करण को उसको अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि इस एसे को हम कैसे लिखें और इस एसे का मतलब क्या है। तो हम इस एसे को शुरू करें या इस एसे को आपको बताएं, इससे पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी जो कुछ बच्चों को नहीं पता है वो बता देते हैं। बेसिक जानकारी क्या कि यूपीएससी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों के समझ कि एसे राइटिंग को हम कैसे करें, एसे होता क्या है, एसे से संबद्ध जो विचार हैं वो क्या हैं, एसे लिखना कैसे चाहिए था, मूर्त विषय क्या होता है, अमूर्त विषय क्या होता है। इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इशू हैं हमने एसे राइटिंग अपनी सीरीज के पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक में डिस्कस कर लिया है। वहाँ पे हमने आपको बिल्कुल जीरो से बताया है कि एक एसे होता क्या है और हर एक एसे को किस तरीके से लिखना चाहिए था, किस तरीके से नहीं लिखना चाहिए, कहाँ पे फ्लो चार्ट आएगा, कहाँ पे फ्लो चार्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो उन बातों को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर एसे राइटिंग की सीरीज को देखेंगे। एसे राइटिंग डिस्कशन अलग है, एसे राइटिंग सीरीज अलग है। एसे राइटिंग डिस्कशन में हम आपके द्वारा जो एसे भेजे जाते हैं, जैसे अब हम इसको डिस्कस कर लेंगे, इसको जब आप लिख कर भेजेंगे तो उसे हम उसमें चेक करते हैं। ठीक है, तो आप एसे राइटिंग की सीरीज में जाएंगे, वहाँ पे आपको 14 पार्ट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्लेलिस्ट मांग सकते हैं, हम वहाँ पे आपको उसकी लिंक प्रोवाइड कर देंगे, या फिर आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही एसे राइटिंग की सीरीज के लिंक को अपस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में एक एसे हमें कैसे लिखना होता है और एक एसे के अंतर्गत हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ गए। अब दूसरी बात आती है कि सर आप तो बोल रहे हो ये पार्ट 14 है, तो पार्ट 13 तक की कहानी क्या है। तो 8 तक की तो कहानी हमने बता दी। हमने पार्ट 9 में, पार्ट 10 में, पार्ट 11 में, पार्ट 12 में और पार्ट 13 में यूपीएससी में आए 5 एसे को डिस्कस कर लिया है। यानी कि इसमें हमने ऑलरेडी यूपीएससी की 2020 मुख्य परीक्षा में जो एसे आए हैं उनको डिस्कस कर लिया है, उनका वहाँ पे हमने फ्रेम भी दे दिया है। तो आप लोग चाहें तो उन हर एक एसे को सुनें और उसको अपनी भाषा शैली में लिखने की कोशिश करें, वहाँ से पॉइंट को अपसेट करें और उसको लिखकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करें। हम उसे फिर से चेक करके बताएंगे कि आपको इसमें किन बिंदुओं को ऐड करना चाहिए था और कैसे ऐड करना चाहिए था। ठीक है, अब आपकी एक और बात कि सर क्या इनकी पीडीएफ आपने दी है, तो इनकी पीडीएफ हमने आपको नहीं दी है। यानी कि 9 से लेके 13 तक के एसे की पीडीएफ नहीं दी है, हमने आज इस 14 की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी है अपने टेलीग्राम चैनल पर। आपको लग रहा होगा सर इनकी क्यों नहीं दी, इसलिए नहीं दी है क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आप इसी वीडियो को सुनकर कंटेंट से पॉइंट को अपस्ट्रैक्ट करें। क्यों, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में होंगे ना, तो आपके पास ऐसा तो होगा नहीं पूरा एक लेख होगा, वहाँ आपको एसे को देखकर पॉइंट को अपस्ट्रैक्ट करना पड़ता है और अपनी कहानी अपने मन से गढ़नी पड़ती है। तो अगर आप अभी से अभ्यास करते रहेंगे तो आपके पॉइंट अपने आप आने लगेंगे। अब इसका हमने आपको क्यों दे दिया, इसका इसलिए दे दिया क्योंकि हमको दया आ गई।
दया इसलिए आ गई क्योंकि इस टॉपिक के संदर्भ में कहीं कंटेंट मिलता नहीं है और आपने कभी सुना भी नहीं होता है, केवल 1 या 2 लाइन सुनी हुई होती हैं, तो इसलिए हमने इसका आपको कंटेंट दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों की दिक्कत, वैसे आप लोग मत ही लीजिए इसकी PDF, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने ही हिसाब से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और ये आपकी भले के लिए ही है, ठीक है। तो इसमें हमने कौन कौन से एसे डिस्कस कर लिए हैं, एक बार उन्हें देख लेते हैं, फिर अपने आज के इस एसे की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। ये एसे का पेपर है, UPSC ने पूछा है आपसे 2020 में। तो हमने मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफ़र जीवन है, इसे डिस्कस कर लिया था। विचार परक संकल्प स्वयं के शांतचित रहने का उत्प्रेरक है, इसे भी डिस्कस कर लिया था। जहाज अपने चारों तरफ के पानी की वजह से नहीं डूबा करते, जहाज पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबते हैं, हमने इसे भी डिस्कस कर लिया था। सरलता चरम परिष्करण है, इसे आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप सोचिए कि एक खंड तो हमने कंप्लीट कर लिया ना पूरा का पूरा, जो कि अभी तक किसी ने भी नहीं किया है। आप इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से भी पढ़ेंगे या टॉप मोस्ट जो बुकलेट हैं उनसे भी पढ़ेंगे, तो उनसे काफ़ी अलग हमने एसे डिस्कस किया है। तो आप ज़रूर सुनिएगा, आपको समझ में आएगा वास्तव में एसे राइटिंग करनी कैसे होती है, ठीक है। फिर हमारा इसमें आता है दूसरा खंड। दूसरा खंड हमारा कौन सा है कि जो हम हैं वह संस्कार हैं, जो हमारे पास है वह सभ्यता। इसे अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, नेक्स्ट संडे हम इसे ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट संडे हमारा जो टॉपिक होगा वो ये वाला टॉपिक होगा। हमने ये 6 नंबर डिस्कस कर लिया है। बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, किंतु बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि पितृसत्ता की व्यवस्था नज़र में बहुत कम आने के बावजूद सामाजिक विषमता के सबसे प्रभावी संरचना है, ठीक है। फिर हमारा ये एक लास्ट बचता है 8, यानी कि 5 नंबर और 8 नंबर, ये 2 हमारे बचे हैं। तो आज जैसा कि 13 जून है, नेक्स्ट हमारा जो संडे पड़ेगा वो नेक्स्ट संडे हमारा कब पड़ेगा, नेक्स्ट संडे हमारा पड़ेगा एक हिसाब से आप ये मानिए कि 20 को। तो 20 को हम डिस्कस कर लेंगे इस चीज़ को, ठीक है, जो हम हैं वह संस्कार। और फिर 27 को हम डिस्कस कर लेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिकी। तो इस तरीके से हमारे पूरा का पूरा ये टॉपिक कवर हो जाएगा और ये भी आप समझ जाएंगे कि अच्छा ठीक है, हमें किस तरीके से ऐसे राइट डाउन करने होते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप ये चीज़ें समझ गए। तो अब हम अपने टॉपिक की ओर आते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा टॉपिक है एसे राइटिंग का सरलता चरम परिष्करण है। तो आपको जब भी एग्ज़ाम हॉल में ऐसे एसे मिलें, तो आपको तो ये तो पता है ना कि एसे के पेपर में आपको 2 खंड मिलते हैं, ये हमने आपको बता दिया वहाँ पे। लेकिन फिर भी जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, अभी उन्होंने वीडियो नहीं देखा है, बट यहाँ हम बता देना चाहते हैं, एसे के पेपर में आपको 2 खंड मिलते हैं। जैसे आप ये देखिए, ये आपको 2 खंड ऐसे मिलेंगे, ठीक है। और इन 2 खंडों में आपसे कहा जाएगा कि किसी भी इन 4 से एक आपको ऐसे लिखना है और किसी भी इन 4 से एक लिखना है, और इसको 1200 में लिखना है और इसको भी 1200 में लिखना है। तो आप इन 4 में से किसी एक को चुनकर लिख सकते हैं और नीचे वाले 4 में से किसी एक को लिखकर चुन सकते हैं। किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है, ये हमने बता दिया है। किस तरीके से चुनना है ये भी हमने बता दिया, ठीक है। लेकिन हम तो आपको सारे के सारे करा रहे हैं, हमने तो चुनने की कोई ऑप्शन ही नहीं रखे आपको। तो हम आपको आज इसको बताते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने इसी को चुना होता कि सरलता जीवन का परिष्करण है, तो हम इसको क्या करेंगे। सबसे पहले तो आपने इसे देखा एसे को, और देखकर आपको समझ में आ रहा है कि साहब ये जो है ना, ये मूर्त विषय नहीं है, ये अमूर्त विषय है। अब आपके दिमाग में आएगा सर मूर्त और अमूर्त क्या होता है। हमने वहाँ पे बता दिया है, बट फिर भी बता देना चाहते हैं। मूर्त का मतलब ये है जो दिखाई पड़े, जिसका कोई एक प्रत्यक्ष प्रमाण हो या जो हमारे सामने प्रस्तुत हो। अमूर्त का मतलब होता है कि जिसकी कोई कल्पना ना हो, यानी कि जिसको हम देख ना सकें, बस सोच सकें, फील कर सकें, है ना। जैसे कि छोटी सी बात, ईश्वर क्या है, नहीं है। क्या दिखता है, नहीं दिखता है, लेकिन हम मूर्ति के रूप में उसे बनाते हैं कि ये कृष्ण है, ये हैं, तो उसे हम मूर्त कह देते हैं। लेकिन अगर ये आ जाए कि ईश्वर अनंत है, तो वो हो गया अमूर्त विषय, ठीक है।
सरलता चरम परिष्करण है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक तरीके से आपका अमूर्त विषय, यानी कि इसमें कोई नाम नहीं इंडिकेट है, कोई व्यक्ति इंडिकेट नहीं है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को इसमें दिखाया ही नहीं गया है। ठीक है, तो ये हो गया अमूर्त विषय। मूर्त विषय कैसे होते हैं? मूर्त विषय में आपको कोई ना कोई नाम दे दिया जाएगा, जैसे भारत आपको दे दिया गया, भारतीय संस्कृति। ठीक है, ये जो वर्ड आ जाएगा तो ये मूर्त को प्रदर्शित कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात देखिए, एक तो ये अमूर्त है, दूसरा यहाँ पे खास बात क्या है, क्या यहाँ पे कोई ऐसी लाइन दी है कि जो भारत के संदर्भ में हो, केवल विश्व के संदर्भ में हो? तो नहीं, यानी कि इसको हम केवल इंडिया के परिप्रेक्ष्य में ही ना लिखें, इसको हम वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में भी लिख सकते हैं। और जब हम इसे वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में लिखेंगे ना, तो हमारा जो ये ऐसे है अपने एक व्यापक फलक को प्राप्त कर पाएगा, और विश्व के साथ तुलना करते वक्त हमारा जो ऐसे है काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। जैसे आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे ना कि वर्ल्ड में कई ऐसे लीडर हैं जो इंडियन कल्चर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं, तो कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने जीवन को जटिल से जटिल बनाकर उसको अपरिष्कृत किए हुए हैं, उसे अपरिमार्जित किए हुए हैं। ठीक है, तो वो हम बताएंगे अभी, बट अभी हम सिंपल सी बात बताना चाह रहे हैं जो आपको देखते ही समझना है। नहीं कहा जाता है कि किसी को हमने फर्स्ट टाइम देखा, देखते ही देखते प्यार हो गया, तो वही चीज़ यहाँ पे करनी है कि फर्स्ट टाइम आपने देखा और देखते ही देखते प्यार हो गया। अब देखते ही देखते प्यार हुआ तो कुछ तो ऐसी चीज़ें आपने देखी होंगी ना, आपने उसकी हेयर स्टाइल देखी होगी, आपने उसका फेस देखा होगा, आपने उसका लुक देखा होगा, तो वही चीज़ यहाँ पर भी देखिए। आपने यहाँ पे क्या देखा? आपने देखा सरलता वर्ड, यानी कि यहाँ पे कोई इसका दोस्त नहीं है, इसका कोई रिश्तेदार नहीं है, इसका कोई भाई इसके साथ में नहीं जा रहा है, इसलिए हम देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ना तो भारत है ना ही विश्व है, ऐसे समझना। देखो सिंपल सी बात है ना, जब ये चीज़ें आपको एग्जाम्पल देंगे तो एग्ज़ाम हॉल में यही याद आएगा कि मास्टर ने बोला था कि जब हम इसको देख रहे थे तो उसका ना तो भाई था, ना तो उसका दोस्त था, ना ही उसकी सहेली साथ में थी, वो अकेले था या वो अकेले थी। ठीक है, तो जब अकेली थी तो हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं कि उसकी शादी नहीं हुई होगी, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा, तो वही यहाँ पे करो कि ये इंडिया में भी लिख सकते हैं, वर्ल्ड में भी लिख सकते हैं, लीडर्स पे लिख सकते हैं, लोगों पे लिख सकते हैं, तो वही आप काम करिए। चरम परिष्करण है, चरम का मतलब टॉप लेवल का, मतलब देखकर ऐसा लगा कि इसके अलावा और कोई तो सुंदर हो ही नहीं सकता। परिष्करण का मतलब क्या होता है? परिष्करण ये जो वर्ड है ना, जब आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, केमिस्ट्री में जब आप धातु शोधन की प्रक्रिया पढ़ते हैं, या आप लोगों ने कई प्रकार की भट्ठी पढ़ी होंगी, या आप लोग जब लेबोरेटरी में होंगे तो वहाँ पे कई सारे केमिकल का एक्सपेरिमेंट आप लोग करते होंगे। हालांकि आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है नहीं पढ़ी है तो मुझे नहीं पता, बट मैंने लेबोरेटरी में ये सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो वहाँ हमको ये वर्ड मिलता था परिष्करण करना है। हमसे कहा जाता था कि कैल्शियम क्लोराइड को लेकर आपको ये परिष्करण करना है, तो हम करते थे, यानी कि उसको शुद्ध करना है। परिष्करण का मतलब शुद्धता, शुद्धता का पैमाना, या एक तरीके से आप कह सकते हो बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल संस्कारवान। ठीक है, ये वर्ड है, और यही जिसको आ गया वो इसको इनकोड कर लेगा। ठीक है, अब इसको इनकोड करो। सरलता चरम शुद्धता है, सरलता चरम संस्कार है। संस्कार किसके अंदर होंगे? मानव के अंदर। सरलता का मतलब क्या होगा? जिसका जीवन सादगी पूर्ण होगा। अब इसको आपने अपनी भाषा में इनकोड करना है, यानी कि सादगी चरम संस्कार है। अब यहाँ पे एक लाइन याद करो, तुरंत आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, हमेशा बचपन से सुनते आए हो। क्या? पापा हमेशा डांटते रहते होंगे, मम्मी हमेशा डांटती रहती होंगी कि इतनी मेकअप मत करो, पार्लर मत जाओ, इतना मत सजो। क्या कहा जाता है? सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। समझ रहे? कई सारे लोगों के क्यूटोज हैं ये। अब आप इनको मेंशन कर लिया, अब इसी के आधार पर पूरा ऐसे लिख डालो। एक तो ये तरीका होता है, जैसे आपने ये देख लिया सरलता चरम परिष्करण है, आपने क्यूटो डाल दिया, सादा जीवन उच्च विचार, और इसी को एक्सप्लेन करने लगे। और इसी को एक्सप्लेन करते वक्त सरलता चरम परिष्करण कैसे हैं इसको आप बताने लगे। समझ रहे इतनी बातें? तो वही काम आपको करना है। एक तो ये तरीका हो गया।
दूसरा इसका जो फॉर्मेट है वो ये है कि स्टोरी के रूप में, कहानी के रूप में। आप कहानी किसी की ले लीजिए, किसी के व्यक्तित्व के जीवन की कहानी ले लीजिए। जैसे मैं एक बार अमिताभ बच्चन साहब की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी एक कहानी आती बीच में कि जब वो एक बार फिल्म के लिए जा रहे थे वहाँ पे सेट पे, तो वो वेट कर रहे थे विनोद खन्ना साहब का। और जब विनोद खन्ना साहब का वो वेट कर रहे थे तो विनोद खन्ना साहब उस समय लेट हो गए, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए। तो अमिताभ बच्चन साहब पूरे तैयार खड़े हुए थे वहाँ पे सेट पे, फिल्म की शूटिंग करनी थी और उनके ऊपर छाता नहीं लगा था। जैसे आजकल की हीरोइन, आजकल के हीरो नहीं धूप से बचाव के लिए छाते का यूज करते हैं, वो उस समय नहीं छाते का उपयोग कर रहे थे और धूप में ही खड़े हुए थे और पसीना ही पसीना उनकी पूरी बॉडी पे दिख रहा था। दौड़ते दौड़ते अचानक विनोद खन्ना साहब कुछ समयावधि के बाद पहुँचे। तो जब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अमिताभ बच्चन पसीने से बिल्कुल लस्त हैं, यानी कि एक तरीके से पसीने से भीगे हुए हैं। विनोद खन्ना साहब ने उससे क्वेश्चन पूछा कि अरे सर, आप पसीने से, आपको गर्मी नहीं लग रही? तुरंत अमिताभ बच्चन ने कहा, गर्मी है क्या? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। ये अमिताभ बच्चन के वर्ड थे। मतलब क्या था कि सिंपल लाइफ, पंखे में दुनिया पड़ी है, पड़े रहने दो। उनको अपने काम से लगाव था, अपने वर्क से लगाव था और उनके उसी वर्क एथिक्स ने आज उनको महान बना दिया। जैसे सचिन तेंदुलकर साहब, सचिन तेंदुलकर साहब को क्या आपने कभी पब में देखा है डांस करते हुए? क्या सचिन तेंदुलकर को आपने कभी बियर में देखा है काम करते हुए? और आपको पता होना चाहिए, जब मैं सचिन की बायोग्राफी पढ़ रहा था 100 की, तो 200 नॉट आउट, ठीक है, इस पे इन्होंने लिखा है बहुत अच्छी बातें। क्या लिखी हैं कि एक बार मेरे से कहा गया कि आपको विल्स का जो बल्ला आपने देखा होगा, काफ़ी सारे प्लेयर यूज करते थे, रेड बुल का बल्ला यूज करते हैं लोग, ठीक है, बैट जैसे क्रिकेट खेला जाता है। तो सचिन ने मना कर दिया कि हम विल्स का नहीं यूज करेंगे, हम रेड बुल का स्टिकर अपने बैट पे नहीं लगाएंगे। करोड़ों के पैकेज को ठुकरा दिया इसलिए क्योंकि उनका जीवन सिंपल था। वो कहते थे कि मेरे कैरेक्टर से ही लोग मेरे को जानते हैं, जब मैं सिगरेट पीता नहीं, जब मैं ड्रिंक करता नहीं, तो मैं इनके एडवर्टाइज क्यों करूं? और आपको जानकर आश्चर्य होगा सचिन ने किसके एडवर्टाइज करते हैं। आज तक आपने देखा होगा हमेशा MRF की, टायर की। सचिन तेंदुलकर ने आज तक कभी भी किसी टोबैको कंपनी की एडवर्टाइज नहीं की, कभी भी नहीं की। क्यों? क्योंकि उनका जीवन सिंपल था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, कितना सादगीपूर्ण जीवन था, ना कोई शौक, ना कोई श्रृंगार, ना कोई कुछ। लाल बहादुर शास्त्री साहब को आप देखिए, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। जब एक बार उनसे पूछा गया, उनकी बायोग्राफी में पढ़ रहा था, तो उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि जब आप उस समय के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से जब मिलेंगे अयूब खान से, तो वो काफ़ी लंबे चौड़े कद के इंसान हैं और आप काफ़ी छोटे कद के इंसान हैं, तो आपको कैसा फील होगा? तो लाल बहादुर शास्त्री साहब ने कहा कि देखिए बात यह है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो गर्दन ऊपर करके मिल लूँगा, लेकिन अयूब खान साहब को अपनी गर्दन झुकानी पड़ेगी मुझसे मिलने के लिए। एटीट्यूड देखो, सिंपल लिविंग, एक ही धोती कुर्ता में अपना जीवन व्यतीत किए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कितना सिंपल जीवन। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सोचो इतने बड़े रियासत के मालिक थे उस समय, उनके परिवार में बैरिस्टर था, कोई था, लेकिन खुद कितना सिंपल लिविंग जीते थे। महात्मा गांधी सब कुछ छोड़ छाड़ के बिल्कुल सिंपल लिविंग में आ गए। रतन टाटा, आज इनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी लाइफ कितनी सिंपल है, बैठने को ज़मीन पे बैठ जाएंगे, बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि ये रतन टाटा है। मुकेश अंबानी, पत्नी की बात आप छोड़ दीजिए, मुकेश अंबानी को पर्सनली देखिए कैसे पैंट शर्ट पहनते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि इंडिया का सबसे अरबपति इंसान है। ये क्या है? ये है व्यक्तित्व। आपने बिल गेट्स को देखा होगा, आपने देखा कभी उन्होंने कोई क्रीम पाउडर कोई लगाते हुए? उनको बिल्कुल सिंपल लाइफ जी रहे हैं। यहाँ सिंपल का मतलब मैं एक बार और बता दूँ, सिंपल का मतलब ये मत समझना कि लोग खाना में कोई बहुत सस्ती चीज़ का यूज करते हैं या ये हेलीकॉप्टर से नहीं चलते हैं, ये साइकिल से चलते हैं। सिंपल का मतलब ये नहीं होता। सिंपल का मतलब होता है आपका आचार, आपका व्यवहार, आपकी जीवन शैली, आपकी क्रियाविधि और आपका जो व्यक्तित्व है वो दूसरों के प्रति कैसा है। मतलब आप जब किसी से मिलते हैं तो उसको ये ना लगे कि ये इंसान बड़ा आदमी है, उसको ये ना लगे कि ये इंसान काफ़ी छोटा आदमी है। मतलब उसको ये लगे कि यार आज हम किसी से मिले
जब आप किसी से बात करें तो उसको लगे कि ये तो मेरा ही ख्याल रखता है, ये तो मेरे लिए ही बना है, ये तो अपने से ज़्यादा मुझे चिंता में देखता है। ये चीज़ होनी चाहिए। सिंपल सिटी का मतलब ही यही होता है। और जब व्यक्ति काफ़ी सिंपल होता है, उसके जीवन के जो ताने बाने होते हैं जो सरल होते हैं, तो यकीन मानिए सफलता उसकी चाकरी करने लगती है। आप कभी भी क्रीम पाउडर लगा कर खूब मेकअप करके बैठ जाइए पढ़ाई करने को, पढ़ाई होगी ही नहीं। क्यों? ऐसा लगेगा अरे मेकअप गिर रहा है, अरे मेरी एब्रो नहीं सेट है, अरे मेरे हेयर स्टाइल बड़े ख़राब हैं, अरे मेरे ये दाना क्यों निकल आया। आपने जितने भी आईएएस ऑफिसर देखे होंगे, उन आईएएस ऑफिसर्स को देखिए कितनी उनकी सिंपल लाइफ है। हालांकि आजकल के कुछ लोगों को अगर आप छोड़ दें तो बाकी जितने आईएएस ऑफिसर आपको मिलेंगे काफ़ी सिंपल लाइफ जीते हैं वो, क्योंकि सादगी ही उनका सब कुछ है। समझ रहे हैं? तो आप इन एग्जाम्पल्स को यहाँ पे कोट कर सकते हैं। हमने काफ़ी सारे आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं। मीरा कुमारी जी का भी आप उल्लेख कर सकते हैं, अम्बेडकर साहब का भी उल्लेख कर सकते हैं, कई लोगों का आप उल्लेख कर सकते हैं। सिंपल सिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व की सिंपल सिटी। ठीक है, तो आप ऐसे इसको लिखने की कोशिश कर सकते हैं। जब आप इसे लिखेंगे, ठीक है, तो आपको एक तो तरीका हमने कहानी वाला बताया कि कहानी के हिसाब से किसी की भी स्टोरी आप शुरू कर सकते हैं, चाहे अमिताभ बच्चन या सचिन तेंदुलकर, किसी का भी आप उल्लेख कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है क्यूटो का। कोई क्यूटो आपने ले लिया, जैसे मैंने बताया आपको सादा जीवन उच्च विचार, उसके हिसाब से उसको एक्सप्लेन करते गए। तीसरा होता है तुलनात्मक रूप से, या कोई एक संदर्भ ले लिया। संदर्भ मतलब प्राचीन काल से लेकर अतीत काल से लेकर मानव जैसे जैसे बड़ा होता गया, सभ्यता का जैसे जैसे विकास होता गया, उसके सादगीपूर्ण जीवन में जटिलताएं आने लगी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप एक ये काम कर सकते हैं कि आप आज के भौगोलिक दौर में, ये जो वैश्वीकरण का दौर चल रहा है, इस बदलते परिदृश्य में सरलता को अपने जीवन में बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण है। मतलब प्रश्नवाचक शैली में आप उत्तर लिख सकते हैं, जैसे कि आज कोविड-19 के पेंडेमिक के बदलते इस दौर में, आज इस भागम भाड़ भरी जिंदगी में, वैश्वीकरण के इस आधुनिक युग में मानव जटिलताओं का शिकार होता जा रहा है, उसके व्यक्तित्व में सरलता की कमी आ रही है, जो न केवल, अब ऐसे आप जब क्वेश्चन रेज करेंगे तो एग्जामिनर ढूंढेगा आपका उत्तर आगे चल के। और क्वेश्चन रेज करने से क्या होता है ना कि आपकी कहानी 1200 शब्दों में गढ़ ली जाती है। 1200 लिखने हैं, 120 शब्द नहीं लिखने हैं। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि एग्जामिनर को उस तारतम्यता में बांधे रखना, उसे उस धागे में बुनकर रखना, ताकि वो उस धागे से आउट ऑफ ना हो जाए। और इसके लिए आप कहानियों का उपयोग करें, क्यूटो का उपयोग करें, श्लोकों का उपयोग करें, अपने जीवन का उदाहरण दें, करंट में जो घटना चल रही है उसका एग्जाम्पल दें, तो एग्जामिनर को लगेगा कि वाव, आपने अपना इसमें सब कुछ बता दिया। क्योंकि ऐसे का मतलब ही होता है आपके अंदर के एथिक्स को, आपके अंदर के कैरेक्टर को चेक करना। यूपीएससी का एसे राइटिंग अलग है दुनिया के अन्य एसे राइटिंग की अपेक्षा, मैंने बताया है पूरा। तो आप वहाँ जाकर इस चीज़ को जब पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि इसके कितने तरीके हो सकते हैं। अब जैसे कि आपने मान लीजिए जब ये लिखना शुरू किया एसे को, और आपने 1 से 2 क्यूटोज आपने दे दिए, तब प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, हमने 1 से 2 क्यूटोज दे दिए, तो बीच बीच में आपकी जो भाषा शैली है उसका प्रवाह बना रहे, तो आप क्या करेंगे, आप इनमें अन्य कीटोज का उपयोग करते रहेंगे। बीच बीच में जहां आपका पैरा टूटेगा वहां पे आप तुरंत क्यूटोज उपयोग कर सकते हैं। चाहे आप लिख दें कि श्रेष्ठता के 2 ही आधार, सादा जीवन और उच्च विचार। आप चाहे यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि कपड़े भले ही तुम कितने खास पहन लो, पर पहचान उन्हीं की बनती है जिनकी बातें खास होती हैं। आप ये भी लिख सकते हो कि कोई तावीज़ ऐसा दो कि मैं चालाक हो जाऊं, बहुत नुकसान देती है मुझे ये सादगी मेरी। मतलब ऐसा शायरानापन भी बीच बीच में ले आएंगे। तो जब आप बीच में ले आएंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी जो भाषा शैली है ना, एग्जामिनर को बोर नहीं करेगी, उसको प्रवाहमान बनाए रखेगी। ठीक है, लास्ट में हम आपको इसका पूरा ऐसे बता देंगे कि आपको कैसे अपनी पूरी भाषा शैली लिखनी है, काफ़ी स्पीड में बता देंगे, तो आप समझ जाएंगे कि भाषा कैसे टूटती नहीं है, कैसे हमें तोड़ना नहीं है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं कि सरलता में तरलता है और तरलता से ही सफलता है।
समझ गए? मतलब कोई भी कीटो आप उपयोग करें और उसके आधार पर आप अपनी कहानी लिखते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। फिर एक तरीका आप यहाँ पे और उपयोग कर सकते हैं कि आप इसमें नेचर को एग्जाम्पल में लेते हुए अपनी बातें कहें कि नेचर जो बिल्कुल सादगी और सिंपलिसिटी से अपने जीवन को स्पेंड कर रही है, किस तरीके से हमें अनुकूलता का भाव प्रदर्शित कराती है, किस तरीके से हमें जीवन की अंतर्ध्वनियों से ग्रंथित करती है, वास्तव में उस सरलता के चरमतम परिष्करण का एक उदाहरण है। उसमें उतनी जटिलताएं नहीं हैं, उसमें उतनी कठिनताएं नहीं हैं। वो सादगी को अपने जीवन का आवरण समझती है और सादगी से ही इस पूरी धरा को मनमोहकता प्रदान करती है। ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब कहा जाता है ना कि ऐसे लिखो कि जैसे होता है ना कि लोग इश्क में डूब जाते हैं, उसी तरीके से आप अपनी कहानी लिखो। ऐसे की यही खूबसूरती है कि अगर आपने अपने अंतर मन से, अंतर्ध्वनि से अगर कोई बातें लिख दी, कहा जाता है ना कि अंदर से आवाज आती कि वो इंसान अच्छा है, वो खूबसूरत है, उसका कैरेक्टर खूबसूरत है, उसी तरीके से ऐसे भी अंदर से निकलना चाहिए। इसीलिए इसका कोई एक फॉर्मेट नहीं होता, इसका कोई एक फ्रेम नहीं होता। कई बच्चे सोचते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ने उनको 10 ऐसे राइटिंग करा दिए तो ऐसे उनको आ गया। बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम हॉल में आप ऐसे याद नहीं कर सकते और कभी ये फिक्स नहीं होता कि यही ऐसे पूछा जाएगा। लेकिन ये निश्चित होता है कि आपको 4 से 5 ऐसे अमूर्त विषय पे मिलेंगे ही मिलेंगे, 2 से 3 ऐसे आपको मूर्त विषय पर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप किसी टॉपिक पर ध्यान देने की अपेक्षा मूर्त और अमूर्त को लिखने की कला क्या है, अगर उस पर एक्सपर्टीज बन गए तो आप बताइए, कोई भी विषय पूछा जाए हम लिख देंगे, कोई भी टॉपिक पूछा जाए हम लिख देंगे, किसी भी तरीके से पूछा जाए हम लिख देंगे। उस जिद और उस जुनून को हम आपको जगा रहे हैं, ठीक है ना? तो आप ऐसे इस कहानी को गढ़ेंगे। अब जब आप गढ़ रहे होंगे तब आपके मन में आएगा, सर कंटेंट कहाँ से लें इसका? आपने बता तो दिया, तो हमने आपकी सुविधा के लिए इसमें काफ़ी सारा कंटेंट अपलोड कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने आपको काफ़ी सारा कंटेंट दे दिया है कि किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं। अब बात ये कि सब टुकड़े में है, इसको आपको जोड़ना है। सीलम परम भूषणम, सफलता के लिए सरलता आवश्यक है, ठीक है? और फिर हमने ये आपको पूरा एक कंटेंट दे दिया। ये वास्तव में ऐसे ही आपको इसे लिखना है, लेकिन इससे आपको कुछ पॉइंट अब्स्ट्रैक्ट कर लेने हैं, ठीक है? मतलब भाषा शैली आपकी ऐसी होनी चाहिए, पैराग्राफ का चेंज करने का तरीका ऐसा होना चाहिए, आपकी शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि जीवन में कठिनाइयाँ तथा मुसीबतें तब पैदा होती हैं जब मनुष्य उसे जटिल, दुरूह और अधिक आडंबरपूर्ण बना लेता है। जीवन की सरलता ही सुखद है, व्यवहार में सरलता, विचार और आचरण में स्पष्टता बनी रहे तो मनुष्य के जीवन में कहीं भी कुछ कठिनाइयाँ, परेशानियाँ नहीं हैं। अब आपने इस पैरा को ले लिया और अब भूमंडलीकरण से अब लिखने की शुरुआत कर दो। मतलब कहने का क्या मतलब है कि आप भाषा शैली यहाँ से ले सकते हो, कंटेंट यहाँ से ले सकते हो, लेकिन घटना अपने जीवन से लिखना, कहानी अपने जीवन से लिखना और अपने व्यक्तित्व को कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट कर सको, अपने व्यक्तित्व को ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर को बता सको कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आप किस तरीके का जीवन जीते हो, आप किस तरीके के विचार अपने मन में सोचते हो। आप कोई दिखावटी नहीं हो, आप कोई बनावटी नहीं हो, आप उन सांचों में ढले हो जहां सरलता ही जीवन का अंतिम साध्य थी। ऐसे बताना है, ठीक है? तो आप समझ गए कि आपको कंटेंट मिल गया है, किस तरीके से अपनी बातों को लिखना है। अब आपको इन्हीं सबको धागों को यहाँ से लेना है और धागों को एक एक मोती के रूप में पिरोकर अपनी कहानी लिख देनी है, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, आपकी सुविधा के लिए इस पूरे एसे को एक भाषा शैली में गढ़ कर आपको बता देते हैं ताकि आप अच्छे से इस एसे को लिख लें, ठीक है? हम यहाँ पे केवल एक एग्जाम्पल से बस बात करेंगे, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग से, यानी कि हमारा जो शुरुआत होगी हम इस वाली लाइन से करेंगे। क्लियर? यानी कि ये श्रेष्ठता के 2 आधार से, सादा जीवन उच्च विचार, ठीक है? हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो कैसे, मैं पूरा इसे आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? आप धीमे धीमे इस एसे को 2 से 3 बार यहाँ से सुन लेना, समझ जाएंगे कि हाँ हमें एसे में भाषा शैली को कैसे लिखना होता है। और ऐसा नहीं मैंने इसको कहीं लिखा है,
क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसको लिखा ही नहीं जा सकता। मैं आपको 50 बार इसको पढ़ के बताऊंगा तो 50 तरीके निकलेंगे। और वही है ना, खुद पे भरोसा रखो, दिमाग में बहुत ताकत होती है। और यकीन ना हो तो अभी आप देख लेना, अभी हम अपने दिमाग के माध्यम से आपको पूरा ए से 1200 शब्दों में लिखकर बता देंगे और भाषा शैली को कितना प्रवाहित करके बताएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपको ए से मिला यही सरलता, जीवन का सरलता चरम परिष्करण है। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है कि श्रेष्ठता के 2 आधार हैं, सादा जीवन, उच्च विचार, महात्मा गांधी जी। ठीक है, आज बदलते इस, अब मैं लिखने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ मैं कैसे लिखूंगा इसे। मैंने ये लाइन डाल दी क्यूटो ऊपर, अब नीचे से पैरा से मैंने शुरू किया। ठीक है, आज बदलते जीवन की इस भंवर गति में मानव जिस तरीके से जकड़ा हुआ है, जिस तरीके से अपनी असफलताओं और विपदाओं के बीच अपने मनोभावों को प्रतिकूलता प्रदान किए हुए है, वो कहीं ना कहीं उसके जीवन में आने वाली कठिनाई के साथ साथ उसके व्यक्तित्व का सरल न होना है। आज मानव का जब व्यक्तित्व सरल नहीं हो पाता तो उसके जो विचार हैं वो उतने उच्च नहीं हो पाते, और उसके विचारों में उच्चता न आ पाने के कारण उसका आचरण उतना उच्च नहीं बन पाता जितना कि उसे होना चाहिए। गांधी जी ने ठीक ही कहा है कि श्रेष्ठता अगर किसी व्यक्ति के अंतर्गत नापनी हो तो उसके जीवन में सादगी होनी अनिवार्य है, उसके व्यक्तित्व के जो विचार हैं वो उच्च होने अनिवार्य हैं। और इसी अनिवार्यता के बीच में अगर आज हम वैश्वीकरण में बदलते मनोभावों को देखें तो कहीं ना कहीं लोग आज अपनी परंपरागत जीवन शैली को त्यागते हुए आधुनिकता की इस भागम दौड़ जिंदगी में बढ़ रहे हैं। अगर हम पारिवारिक स्थिति की बात करें तो लोग अपने मूल्यों को भूलकर, लोग अपने संयुक्त परिवार के कॉन्सेप्ट को भूलकर, लोग अपने सादे जीवन को भूलकर इस भौतिक भरी विलासिता में अपने आप को रसपादित कर रहे हैं। समझना होगा हमें थोड़ी देर रुक कर कि क्या वास्तव में हमारी प्रकृति में भी ऐसा कोई जटिलता विद्यमान है। क्या हमारे अतीत के ऐसे लिखना होता है? देखो ऐसे क्वेश्चन रेस करोगे, अब एग्जामिनर जागरूक हो रहा, अरे वाह क्या बता रहा है ये बच्चा। ठीक है, ऐसा आपको करना है। क्या हमारी प्रकृति में ऐसी कोई जटिलता विद्यमान है? क्या हमारे अतीत के ऋषियों और मुनियों ने इसी जटिलता का रसपान किया था? क्या हमारे इतिहास के उन पन्नों पे पटाक्षेप कोई जटिलता को प्रदर्शित करते हैं? तो हमें उत्तर मिलता है नहीं। प्राचीन काल के इतिहास की या मानव की विकास की यात्रा की अगर हम शुरुआत की बात करें तो मानव तब भी सादगीपूर्ण जीवन जीता था और अतीत के पन्नों में अपने नाम को अमर बनाता था। अगर हम बात राष्ट्रीय आंदोलन के पहले की करें तो हम देखते हैं कि इस धरा पे न केवल बुद्ध हुए बल्कि जैन भी हुए, जिन्होंने सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग के कॉन्सेप्ट को आधार बनाते हुए उस समय के कर्मकांडी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। आज अगर हम बात करें तो उस समय के अशोक से लेकर अकबर तक के जितने भी शासक हुए, उन्होंने सादगी को अपने जीवन का आवरण समझा। उन्होंने न केवल जनमानस के हितों की बात की बल्कि जन जन के अंदर अपने व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने की बात की। इसीलिए आज इतिहास उन्हें अमरता की श्रेणी में रखता है। आज इतिहास उन्हें वो स्थान प्राप्त कराता है जो शायद ही इतिहास के पन्नों में गिने चुने लोगों को प्राप्त हो। वर्तमान संदर्भ की अगर हम बात करें तो हमारे देश में कई ऐसे राष्ट्र नायक हैं जो कि आज भी सादगी के माध्यम से लोगों के जीवन में अपनी एक अमिट छाप प्रदर्शित किए हुए हैं। चाहे बात एपीजे अब्दुल कलाम की हो, चाहे बात अटल बिहारी वाजपेयी की हो, चाहे बात सचिन तेंदुलकर की हो, चाहे बात रतन टाटा की हो, चाहे बात मुकेश अंबानी की हो, चाहे बात हमारे यहाँ मीरा कुमारी जी की हो, या फिर बात ममता बनर्जी की हो। ये लोग कहीं ना कहीं सत्ता के उच्च पद पर होते हुए भी, धन के उस उच्च शिखर को प्राप्त करने के बावजूद भी अपने जीवन में सादगी के रसपान को छोड़ा नहीं है। आज भी जब मौका मिलता है तो अपने व्यवहार कुशलता के माध्यम से ये प्रदर्शित कर देते हैं कि वास्तव में मानव का जीवन उच्च विचारों पर आधारित होना चाहिए, न कि धन की लोलुपता पर। आज ये प्रदर्शित कर देते हैं कि धन आता और जाता रहता है लेकिन विचार स्थिरवान रहते हैं। आज ये बताते हैं कि व्यक्तित्व को बनाने के लिए अपने जीवन को सादगी पूर्ण में रखना पड़ता है। आज ये बताते हैं कि सफलता में सादगी सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आज ये बताते हैं कि जीवन के आगे आने वाले हर चरणों में बड़ी से बड़ी विपदा को भी अगर आप सामना कर पाएंगे तो वह आपके उच्च विचारों से संभव हो पाएगा, और उच्च विचार केवल सरलता से ही आते हैं।
ऐसे आप बता रहे होंगे। अब आपने जब आप बता रहे ऐसे, अब थोड़ा सा आगे और निकलिए। अगर बात किसी आईएएस ऑफिसर की करें तो वास्तव में एक आईएएस अब यहाँ पे डायमेंशन को घुमा दो एकदम से, मतलब डायमेंशन को ऐसे घुमा दो कि एग्जामिनर को फील ही ना हो पाए कि अरे वाह ये सेकंड पटरी पे कैसे आ गया, क्योंकि वहां तक अब एग्जामिनर डूब गया था, और डूब गया था तो उसको नींद आने लगी थी। अरे भाई अब कितना डेप्थ में जा रहा, अब कितना डेप्थ में जा रहा, मुझे तो डुबा कर ही मारेगा, मुझे तो डुबा कर ही मारेगा। एकदम से उसको ऊपर उठा दो, उसको तेजी से सांस मिलेगी, अरे वाह अब तो आईएएस का बच्चा आ गया, अब तो सीलम परम भूषणम पे आ गया। अब यहाँ से लवासना ट्रेनिंग की स्टोरी सुना दो कि लवासना के गेट से प्रवेश करते ही जब हम सीलम परम भूषणम के उस श्लोक को देखते हैं, ये जब बताओगे ना आप तो एग्जामिनर को लग जाएगा अरे वाह ये तो लवासना ट्रेनिंग सेंटर को जानती है, ये तो लवासना होकर आई है। और इससे आपका जो आंसर का ऐसे राइटिंग होगा इतनी बेहतरीन अमिट छाप छोड़ेगा उस एग्जामिनर के मन मस्तिष्क पे कि उसको 3 चीजें लग जाएंगी। पहली कि ये बच्चा या ये बंदी लवासना में ट्रेनिंग कर चुकी है, दूसरी इसकी मोहब्बत है लवासना से, तीसरी ये बेइंतहा प्यार करती है लवासना से। समझ गए? और यही तो दर्शाना है भाई। सिंपल सी बात है, कोई लड़का किसी लड़की को कब मिलता है या कोई लड़की किसी लड़के को कब मिलती है, जब वो अपना सब कुछ उसी पे दांव लगा दे, सुबह से लेकर शाम तक केवल उसी का और उसी का नाम आए। तो एक बात बताइए, लवासना का नाम कौन लेगा इस एसे में? एक बात बताइए, एसे राइटिंग में कौन ये बताएगा कि एक आईएएस ऑफिसर को ऐसा होना चाहिए? लेकिन आप बताएंगे ना, क्यों? क्योंकि आप दिन से लेकर रात तक, सुबह से लेकर शाम तक, एक पहले दिन से लेकर 365 दिन तक सिर्फ एक ही चीज का ख्याल करते हैं, ओनली लवासना, ओनली लवासना, ओनली लवासना। वही चीज होना चाहिए, ठीक है ना? तो आप ऐसे इस डायमेंशन को कवर कर देंगे, और जब आप ऐसे कवर कर देंगे तो जाते जाते आप बता दीजिए कि सरलता में ही तरलता होती है, और तरलता से ही सफलता होती है, और सफलता ही इंसान को क्या बनाती है? एक बेहतरीन व्यक्तित्व का धनी बनाती है, जो न केवल पुराने भारत के लिए प्रासंगिक था, जो न केवल आधुनिक भारत के लिए प्रासंगिक है, बल्कि आने वाले नए भारत के लिए भी प्रासंगिक है। और यहाँ पे कर्मयोगी मिशन को भी ऐड कर दो कि कर्मयोगी मिशन क्या कहता है। मतलब सिंपल सी बात है कि आपने जो देखा दुनिया में, आपने जितना जो कुछ पढ़ा दुनिया में, उस सब को इसमें इंटरलिंक कर देना है, और कोशिश ये करना कि यहाँ पे अपने व्यक्तित्व को भी दर्शा देना। कैसे दर्शाएंगे आप अपने व्यक्तित्व को? जैसे सपोज कीजिए कोई एक छोटी सी घटना, जब आप लवासना ट्रेनिंग के बारे में बता रहे हो तो आप अपने बारे में बता दें, अपनी कहानी के टाइप में बता दें कि एक बार ऐसा हुआ कि एक लड़की ने या एक लड़के ने मुझे रिजेक्ट कर दिया सिर्फ इस बात को लेकर कि मैं ऐसा दिखती थी, मैं ऐसी थी, मैं वैसी थी। इसमें स्कोप होता है कि आप अपने कैरेक्टर को सामने वाले के सामने प्रेजेंट कर दें, लेकिन मैंने भी सोचा कि किसी भी व्यक्ति का जो चरित्र है वो इस बात से डिपेंड करता है कि उसने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है। चित्त मेरा सुंदर भले ही ना हो, सॉरी, मेरा चेहरा भले ही सुंदर ना हो, लेकिन मेरा चित्त काफ़ी सुंदर है, मेरा चरित्र काफ़ी बेहतरीन है। लोग फोटो की बातें भले करते हों, लोग कुछ भी कहते हों, लेकिन मेरा शरीर अच्छा हो या ना हो, लेकिन मैं सफल जरूर बनूंगी। ऐसे आप बताइए, आप ऐसे बताइए कि जीवन में सरलता किस तरीके से व्यक्ति को बेहतरीन बनाती है। लोगों के पास संसाधन थे लेकिन उन्होंने छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि उनको आईएएस बनना था। कई आईएएस ऑफिसर्स का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जो बड़ी बड़ी जॉब छोड़कर, मतलब जिनके पास सारे शौक पूरे कर सकते थे लेकिन फिर भी देश की सेवा में लगे। क्यों? क्योंकि सरलता है। अशोक खेमका जी का आप नाम ले सकते हैं। कई सारे आईएएस ऑफिसर हैं जो रिटायर हुए हैं, बिल्कुल खेती किसानी कर रहे हैं, सिंपल लाइफ जी रहे हैं, उनका आप उल्लेख कर सकते हैं। चाहते तो वो भी बंगले में रहते, चाहते तो वो भी सरकार की सभी सुविधाएं उपलब्ध कर रहे होते, लेकिन नहीं किया उन्होंने, है ना? तो आप ऐसे बताइए, और जब आप ऐसे बता देंगी तो आपका ऐसे काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा, लैंग्वेज काफ़ी अच्छी हो जाएगी, उत्तर आपका काफ़ी बेहतरीन निकल आएगा। अब आपको लग रहा होगा सर आपने बता तो दिया, लिख के दे देते तो और मज़ा आ जाती। तो आपको अच्छे से पता है कि हम बिल्कुल भी लिख के नहीं देने वाले। क्यों नहीं देने वाले? क्योंकि इसी चीज़ के माध्यम से तो आप सीखेंगे। और वैसे भी अब ये ऐसे कौन पूछा जाएगा, समझ रहे हो ना? ऐसे तो पूछा नहीं जाएगा। देखो जो चीज़ पूछी जाएगी फ्यूचर में वो हम आपको लिख कर PDF में दे देते हैं।
हालांकि इसकी पीडीएफ दे दी है लेकिन रिटर्न में नहीं दिया, आपको फ्रेम बस दिया है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ नहीं पूछी जाएगी उसकी पीडीएफ लेकर क्या करोगे, भंडार लगाओगे क्या। और वैसे ही पीडीएफ वाली बुक में आप हमारे चले जाइए ग्रुप में, उसमें 2000 से ज़्यादा मैंने पीडीएफ शेयर की हैं और किसी ने भी अभी तक 2 पीडीएफ नहीं पढ़ी होंगी, ये भी मुझे पता है। लेकिन वही बात है ना, क्या करना है मैं इन सब पीडीएफ को पढ़ के। देखो इम्पोर्टेंट क्या है ना कि आपके दिमाग में हर एक चीज़ फिट हो। हमने आपको ये पूरी कहानी सोचो सुना दी केवल पॉइंट बनाकर, दिमाग में ही तो फिट थी, दिमाग पे ही तो भरोसा था। ऐसा थोड़ा ना था कि मैं कहीं बैठा और अचानक से याद आ गया, बिल्कुल भी नहीं, दिमाग में है। और हर एक चीज़ को बनाने का सोचा करो, ऐसे ही थिंकिंग किया करो बैठे बैठे कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग किन किन बातों पे ऐड करेंगे, कौन कौन से पॉइंट डालेंगे। और जब आपको 5 से 10 मिनट में ऐसे पॉइंट मिल जाएं, एक पेज में रफ में लिख लो और फिर उन्हीं से कहानी बुनने की कोशिश करो। हो सकता है कि पहले बार में कहानी ना बुन पाए, दूसरे बार में ना बुन पाए, 10वीं बार में ना बुन पाए, 12वीं बार में तो बुनोगे ना। धीरे धीरे बुनने की कोशिश करोगे, 1200 शब्द लिख जाएंगे, ठीक है। और वैसे ही पूरे दिन आप तो चिल्लाते ही तो रहते हो किसी न किसी पे। सोचो आप लोग दिन भर में कितना डांट देते हो लोगों को, लगभग 10,000 वर्ड से भी ज़्यादा लोगों को डांट देते हो। तो उनमें से 1200 वर्ड कोई भी चुरा लो और उन्हीं के आधार पर अपनी कहानी लिख दो, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इसको पूरा ऐसे कैसे लिखना है, किस तरीके से अपनी भाषा शैली का उपयोग करना है। यहाँ से आप पॉइंट को निकाल लीजिएगा, अब्स्ट्रैक्ट कीजिएगा कुछ पॉइंट जो आपके, जैसे आप इसको भूमिका के रूप में डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी हमने बता दिया कि भूमिका बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, वो हमने वहाँ पे अपने शुरुआती टॉपिक में बताया, यहाँ कुछ नहीं बताऊँगा, ठीक है। आप यहाँ पे ये चीज़ें, यहाँ से चीज़ों को उल्लेख कर सकते हैं, है ना। इन बातों को करंट से अपडेट कर दीजिए, कोविड-19 से अपडेट कर दीजिए, ठीक है। तो इससे आपका क्या उत्तर होगा, काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। और कोशिश करना यहाँ से लाइन ही लेना, पूरा का पूरा कंटेंट ही ना छाप देना, नहीं तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं। फिर वही हो जाएगा कि लिखा क्या आपने, मौलिक क्या रहा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें आप करिए, यहाँ से पॉइंट लीजिए, उदाहरण दीजिए जो हमने उदाहरण दिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का, ये उदाहरण देते हैं ना तो एग्जामिनर को लगता है अच्छा आपका व्यक्तित्व इस चीज़ को दर्शा रहा है, आपका व्यक्तित्व में यानी कि और होता वही है। भाई एक बात बताओ, शराबी को क्या दिखेगी, केवल शराब की दुकान। सिविल सर्वेंट्स आईएएस ऑफिसर को क्या दिखती है, बुक की दुकान, ठीक है। बर्गर पिज्जा खाने वाले को क्या दिखेगी, केवल जोमेटो और स्विगी। वही बात है ना। तो आपको जो दिख रहा है वही चीज़ें आप वहाँ पे दिखा दो, यानी कि एग्जामिनर को लगेगा अटल बिहारी वाजपेयी को देखो ये जानता है, उनके व्यक्तित्व से परिचित है, सचिन तेंदुलकर के व्यक्तित्व से परिचित है, अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व से परिचित है। और ये तीनों पर्सनैलिटी ऐसी हैं जिन पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई विवाद नहीं है ना। आप मोदी जी को अगर लिख देंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, आप अमित शाह जी को लिख देंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहते हैं, चाय बेचने वाला इतना महंगा सूट थोड़ा ना पहन सकता है ना। तो इन चीज़ों से हटना पड़ेगा आपको कि नहीं, कंट्रोवर्सी वाले हमें नहीं उल्लेख करना है। अब बीजेपी पार्टी नाराज़ ना हो, राष्ट्रवादी पार्टी, तो आप क्या कर दो, लाल बहादुर शास्त्री को तो ये भी मानते हैं, आपने लिख दिया। सरदार पटेल को ये भी मानते हैं, आपने लिख दिया। अटल बिहारी वाजपेयी को तो ये तो मानते ही मानते हैं, इनको लिख दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिख दिया। मतलब इन्हीं के लोगों को लिख दो, उनको जो वाकई में सिंपल हैं, रियलिटी में जो बिल्कुल साधारण जीवन जीते हैं, उनका आप उल्लेख कर दो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का आप उल्लेख कर दो, लेकिन इनका नाम मत उल्लेख करना, ठीक है। तो इससे आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा और काफ़ी आपके उत्तर में तारतम्यता के साथ साथ भाषा प्रभावी बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप हमारी पूरी बातों को समझ गए होंगे, ऐसे को भी समझ गए होंगे कि हाँ हमें ऐसे को कैसे लिखना है, किस तरीके से अपनी बातों को ऐड करना है। और लिखिए, गलत हो जाए हो जाने दो, ऐसा नहीं है। आप लोग डरते बहुत हो। देखिए मैं आपको मृत्युदंड की तो सज़ा दूंगा नहीं, पहली बात। ना ही ये कहूँगा कि आप जीवन में नहीं लिख पाएंगे, ना ही मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने बहुत बेकार लिखा है। मैं यही बस कहता हूँ कि इस पॉइंट को यहाँ कर दो, इस पॉइंट को यहाँ कर दो, इसको ऐसे अरेंज कर दो। तो अभी जैसे आपने इतनी बातें हमसे सुन ली हैं, अपने पास से लिखेंगी, फिर आप मेरे से सुन लेंगे, तो ये तो समझ में आ जाएगा ना कि मुझे ये पैरा नहीं लिखना था, ये पैरा नहीं लिखना था, ये नहीं लिखना था। तो जब भी इन फ्यूचर में आप कभी ऐसे ऐसे लिखेंगे तो आपको ये पता होगा ये 3 पॉइंट मुझे नहीं डालने। और धीरे धीरे करके अगर आपने सोचो 25 ऐसे मेंस के पहले पहले लिख लिए, 25 मेरे से सुन लिए और 25 को ही लिख लिया, तो आप यकीन मानिए कि आपको ऐसे लिखना आ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी का जो फर्स्ट पेपर होता है वो किस चीज़ का होता है, ऐसे का।
यानी कि फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन। पहला पेपर अगर अच्छा गया आपका तो यकीन मानिए सारे पेपर अच्छे जाएंगे। कहा नहीं जाता कि पहली नज़र में अगर प्यार हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर आप कितनी बार भी आप उसको देखो प्यार नहीं होगा। समझ गए? तो वही काम करना है, ऐसे से मोहब्बत करनी है और बड़ी अच्छी वाली करनी है ताकि इससे ब्रेकअप ना हो। कितने नंबर दिलाएगा आपको पता होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है कि 3 चीज़ों से आपको हम टॉपर बनाएंगे, इथिक्स से, ऐसे से और ऑप्शनल से। क्लियर? इथिक्स में हमारी गारंटी कि 160 प्लस आपको पहुंचा देंगे, ऐसे में भी गारंटी 160 प्लस पहुंचा देंगे और ऑप्शनल में हमने आपसे 360 प्लस कह रखा है। हिस्ट्री ऑप्शनल में, हिस्ट्री ऑप्शनल जितने भी पढ़ाते हैं आज इंस्टीट्यूट में, इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर, उनका ठेका होता है 310 प्लस का, लेकिन हम आपको 360 प्लस पहुंचाएंगे। कैसे पहुंचाएंगे आप भी देख रहे हो और हम पहुंचा देंगे, ये भी आपको पता है। ठीक है? तो इस तरीके से हम आपको पहुंचाएंगे। और सोचिए आप, अगर आपको 160 ही मिल गया इथिक्स में, 160 मिल गया ऐसे में और 360 मिल गया आपको ऑप्शनल में, बाकी आपके 3 जीएस के बचे, उनमें हमने मान लिया 100 करके आपके वहाँ 300 मिल गए। ठीक है? इतनी बातें आप समझ गए? तो कितना हो गया आपका 6, 12, 18, 0, 3, 3, 6, 2, 8 और 1, 9, 980 ये हो गए नंबर। सोचो 980 ये हो गए। और लगभग जब आपका इतना सब यहाँ पे बेहतरीन होगा ना, तो इंटरव्यू आपका बहुत बेहतरीन हो जाएगा। उसमें 180 आपको मिल जाएंगे। 180 आप यहाँ पे ऐड कर दो, 0, 8, 8, 6, 9, 10, 11, 1160। आज तक इंग्लिश मीडियम में अभी तक कनिष्क कटारिया 1190 पर पहुँचे हैं और वो उस समय हाईएस्ट तक। क्यों? क्योंकि उनका ऑप्शनल मैथ था, इसलिए 390 उसमें उनके आए थे। ठीक है ना? बाकी 390 किसी का ऑप्शनल में वैसे नहीं आ सकते। तो आपको हम टॉप 5 टॉप 10 में तो आराम से पहुंचा देंगे इसी एंगल से। और ये ख्वाब नहीं है, रियलिटी है। बशर्ते आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। अगर आप बच्चे जानते हो किन के ऐसे में नंबर कम आते हैं? जो लोग लिखते नहीं है ऐसे, जिनका क्यूटो सही नहीं है, जो प्रैक्टिस नहीं करते, जिनकी भाषा शैली अच्छी नहीं है। आप नित्य अभ्यास करेंगे, प्रत्येक रविवार हमारे साथ एक ऐसे लिखेंगे, आपका अपने आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और खुद ही आप देखिएगा कि वाकई में इस ऐसे को हमें ऐसे लिखना चाहिए था। इतने डायमेंशन, आज सोचो आप ही ने आज पहली बार इसे देखा होगा तो इतने डायमेंशन आपके ओपन हो गए कि हाँ हम अमूर्त और मूर्त ऐसे लिखेंगे। ठीक है? तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ऐसे को कैसे लिखना है। मिलते हैं अगले संडे। हालांकि इस ऐसे को आप लोग लिखकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कीजिएगा। हम आपको फिर इसे ही अपनी सेकेंड जो सीरीज है ऐसे राइटिंग डिस्कशन सीरीज, जिसमें हम आपके द्वारा भेजे गए ऐसे को डिस्कस करते हैं। अभी कई बच्चों के आ चुके हैं, उनको हमने डिस्कस कर लिया। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है? तो आपके ऐसे को डिस्कस करेंगे, आपकी क्या कमियां रहेंगी उन कमियों को बताएंगे, फिर ये भी बताएंगे कि इसको और अच्छे से आप कैसे लिख सकते हैं। तो वहाँ पे और तरीके मिलेंगे। ये तो मैंने एक तरीका बताया ना, आपको 10 तरीके से ज़्यादा एक ही ऐसे को लिखने का तरीका बता देंगे। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट रविवार एक नए ऐसे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।